बात सितंबर 2022 की है। मुंबई के मशहूर बॉम्बे हॉस्पिटल में एक मरीज एडमिट होते हैं। कई दिनों तक उनका इलाज चलता रहता है, यहां तक कि हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं होता है और ना ही बीमारी पकड़ में आती है। फिर अचानक एक दिन डॉक्टर नोटिस करते हैं कि जब से ये मरीज एडमिट हुआ है, तब से मरीज के बाल दाढ़ी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। ये बात नोटिस में आते ही डॉक्टर हैरान रह जाते हैं और अर्जेंटली एक खास ब्लड टेस्ट करवाने का आदेश देते हैं। जब रिपोर्ट आती है तो सभी शॉक्ड रह जाते हैं। इस एक जांच रिपोर्ट से न सिर्फ मरीज की बीमारी पकड़ आ जाती है, बल्कि दो लोगों के कत्ल के लिए रची गई अपनों की एक खौफनाक साजिश से भी पर्दा उठता है। हम कमलकांत शाह केस की बात कर रहे हैं, जिन्हें बड़ी ही बेरहमी से अस्पताल में भर्ती रहने के बावजूद साजिश के तहत जहर दिया जाता रहा और दुनिया समझती रही कि प्यार करने वाले उन्हें जल्दी ठीक होने के लिए जूस पिला रहे हैं। तो आखिर कमलकांत शाह की पूरी कहानी क्या है? उनकी बीमारी का कारण क्या था? डॉक्टर के लिए मरीज के बाल दाढ़ी का ना बढ़ना क्यों चिंता का कारण बना? और एक ब्लड जांच से कैसे महीनों की साजिश का खुलासा हुआ? चलिए जानते हैं इस हैरान कर देने वाले केस की पूरी जानकारी विस्तार से। इस खौफनाक साजिश रचने वाले और इसके पीछे के कारणों के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। जैसा कि हमने बताया, ये कहानी कमलकांत शाह की है। कमलकांत शाह मूल रूप से गुजरात के रहने वाले थे। काफ़ी यंग एज में ही ये नौकरी की तलाश में मुंबई चले आते हैं। यहाँ वो अपनी एक कपड़े की छोटी सी दुकान खोलते हैं। मेहनत के दम पर ये अपने छोटी सी दुकान से काफ़ी तरक्की कर लेते हैं और देखते ही देखते टेक्सटाइल बिजनेस में एक जाना पहचाना नाम बन जाते हैं। ये अपनी एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी इस्टेब्लिश कर लेते हैं। बिजनेस में काफ़ी तरक्की करने के बाद ये अपना एक आलीशान घर सेंटा क्रूज इलाके में ले लेते हैं और वहीं अपनी मां सरला देवी के साथ रहने लगते हैं। 2002 में उनकी शादी कविता शाह उर्फ काजल से हो जाती है। शादी के बाद कविता एक बेटा और एक बेटी को जन्म देती हैं। कहानी में अब सीधे आ जाते हैं साल 2022 में। कमलकांत शाह अपनी बीवी तथा 17 साल के बेटे और 20 साल की बेटी के साथ एक सुखी जीवन जी रहे थे। इनका बिजनेस भी अब तक काफी अच्छा चल रहा था। 24 अगस्त 2022 को अचानक कमलकांत शाह को पहली बार पेट में तेज दर्द उठता है। वो छटपटाने लगते हैं, साथ ही उन्हें लगातार उल्टी भी होने लगती है। पेट दर्द और उल्टी शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही कमलकांत शाह ने खाना खाया था। ये लक्षण बता रहे थे कि शायद उन्हें खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हुई है। इसलिए पहले घरेलू स्तर पर दवाइयां दी जाती हैं कि शायद उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन आराम ना मिलने के कारण परिवार के सदस्य उन्हें अंधेरी में मौजूद क्रिटी केयर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उनकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर उन्हें अस्पताल में एडमिट होने का सुझाव देते हैं। अगले कई दिनों तक उनका इलाज अस्पताल में चलता रहता है, लेकिन स्थितियां ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ती ही चली जाती हैं। यहाँ तक कि अब उन्हें हाथ पैर सुन्न होने की समस्याएं तक होने लगती हैं। साथ ही पैरों में तेज जलन भी होने लगती है। इन लक्षणों को देखकर डॉक्टर अपनी समझ के अनुसार एक के बाद एक कई जांच करवा लेते हैं, लेकिन सभी जांच की रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। बीमारी के अनुसार कमलकांत शाह को डॉक्टर दवाइयां भी देते हैं, लेकिन सुधार होने का कोई लक्षण नहीं दिखता है। मरीज के हालात को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें अब 3 सितंबर 2022 को बॉम्बे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ डॉक्टर की एक पूरी टीम कमलकांत शाह के इलाज में लग जाती है, लेकिन यहाँ भी मरीज की स्थिति लगभग वही रहती है। अगले एक सप्ताह तक डॉक्टर अपना बेस्ट देते हुए इलाज करते हैं, तब भी कोई सुधार नहीं आ पाता है। सुधार तो दूर की बात है, डॉक्टर ये तक नहीं पता लगा पाते हैं कि आखिर इतनी समस्या का कारण क्या है, क्योंकि डॉक्टर जो भी जांच करवाते थे सभी की रिपोर्ट्स लगभग नॉर्मल आती थी। इन सब के बीच कमलकांत शाह के इंपॉर्टेंट अंग काम करना बंद करने लगते हैं। यहाँ तक कि किडनी फेल होने की वजह से उनके डायलिसिस शुरू करनी पड़ती है। ये सब कुछ न केवल कमलकांत शाह के लिए परेशान करने वाला था, बल्कि उनकी पूरी फैमिली, 2 बच्चे और पत्नी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अस्पताल में जब भी मौका मिलता, पत्नी उनका हालचाल लेने खुद ही जाया करती थी और अपने ही हाथों से उन्हें जूस इत्यादि भी पिलाया करती थी। इन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल में 3 सितंबर 2022 को एडमिट करवाया गया था और अब तारीख आ चुकी थी 13 सितंबर 2022।
10 दिन बीत जाने के बाद भी डॉक्टर समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि आखिर एक स्वस्थ व्यक्ति अचानक इतना बीमार कैसे पड़ गया और उसकी हालत इतनी कैसे बिगड़ती जा रही है। इन्हीं सब के बीच एक डॉक्टर नोटिस करते हैं कि जिस दिन कमलकांत शाह हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे उस समय भी उनके बाल और दाढ़ी बिल्कुल छोटी थी। 10-11 दिन बीत जाने के बाद भी उनके बाल और दाढ़ी में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई थी। आखिर ऐसा कैसे संभव है कि 10 दिन बाद भी किसी के बाल दाढ़ी जरा भी ना बढ़े। डॉक्टर के लिए ये एक बेहद ही असामान्य घटना थी, क्योंकि मरीज की स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, बाल और दाढ़ी बढ़ना अमूमन रुकते नहीं हैं। बस इसी के बाद डॉक्टर के दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं और अर्जेंट बेसिस पर कमलकांत शाह का एक हैवी मेटल टेस्ट करवाने का आदेश डॉक्टर देते हैं। ये जांच अमूमन शरीर में कुछ खास किस्म के जहर का पता लगाने के लिए किया जाता है। तुरंत ही कमलकांत शाह के ब्लड और यूरिन के नमूने लैब में भेजे जाते हैं। 15 सितंबर 2022 को हैवी मेटल टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है। नतीजे बेहद ही हैरान कर देने वाले होते हैं। रिपोर्ट्स में पाया जाता है कि मरीज के शरीर में आर्सेनिक की मात्रा नॉर्मल से 400 गुना ज़्यादा और थेलियम की मात्रा 365 गुना ज़्यादा है। आर्सेनिक और थेलियम एक धीमा जहर है। इस जहर का ना तो कोई रंग और ना ही कोई गंध होती है। इसे किसी खाने पीने की वस्तु में मिला देने के बावजूद टेस्ट में कोई बदलाव नहीं आता है। ये जहर इंसान को अचानक खत्म नहीं करते हैं, बल्कि धीरे धीरे शरीर में असर करना शुरू करते हैं और आखिरकार इंसान की जान ले लेते हैं। इसी जहर के असर से बाल दाढ़ी का बढ़ना भी बंद हो जाता है। कमलकांत शाह के शरीर में इतनी खतरनाक जहर का इतने अधिक मात्रा में मिलना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि उन्हें पिछले कई हफ्तों से यह धीमा जहर दिया जा रहा था। जहर की बात सामने आते ही अस्पताल द्वारा तुरंत ही पास के आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन को इस बात की जानकारी दी जाती है। साथ ही इस जहर के एंटीडोट मरीज को दिए जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में जहर की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि एंटीडोट काम नहीं करता है। आखिरकार 19 सितंबर 2022 को कमलकांत शाह की 46 साल की उम्र में मौत हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल उठने लगता है कि आखिर कमलकांत शाह को यह धीमा जहर कौन दे रहा था, या फिर वो खुद ही जहर ले रहे थे। पहले तो पुलिस वाले इसे एक एक्सीडेंटल डेथ मानते हुए फॉर्मेलिटी के तौर पर रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं, लेकिन जब कमलकांत शाह के शरीर में जहर मिलने की बात सामने आती है तब उनकी बहन पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाते हुए एक हैरान कर देने वाला खुलासा करती है। वो बताती है कि पिछले 1 महीने में उनके परिवार में ये दूसरी मौत है। कमलकांत की मौत से ठीक 1 महीना पहले उनकी मां सरला देवी की मौत भी लगभग इसी तरह से हुई थी। पहले उन्हें भी कमजोरी हुई, पेट दर्द और उल्टी होने लगी। फिर अस्पताल में उन्हें भी नहीं बचाया जा सका। हालांकि तब लोगों ने सोचा कि शायद ये उम्र की वजह से मौत हुई होगी। कमलकांत की बहन पुलिस के सामने शक जताती है कि शायद किसी ने पहले उनकी मां को जहर देकर मारा है और फिर वही धीमा जहर देकर उनके भाई को खत्म कर दिया है। वो अपने बयान में ये भी बताती हैं कि पिछले कुछ समय से भाई और उसकी पत्नी के बीच चीजें ठीक नहीं चल रही थीं। पुलिस के सामने दिए बयान के मुताबिक 2021 में किसी बात को लेकर कविता और कमलकांत की खूब लड़ाई होती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि कविता कमलकांत का घर छोड़कर अपने माता पिता के यहाँ रहने चली आती है। हालांकि मई 2022 में परिवार वालों की बातचीत के बाद कविता अपने पति के साथ रहने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वो शर्त रखती है कि उसे खर्च के लिए महीने का 2 लाख मिलना चाहिए। कमलकांत इस शर्त को मानने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो साथ रहने लगती है। कुल मिलाकर कविता पर 2 लोगों की हत्या का आरोप लगाया जाता है। पुलिस मामला तो दर्ज कर लेती है, लेकिन यह मामला बेहद ही संवेदनशील था, इसलिए पुलिस वाले कुछ भी सख्त कदम उठाने से पहले अपनी जांच शुरू करते हुए ठोस सबूत जुटाने की कोशिश में लग जाते हैं। सबसे पहले तो कमलकांत के डेथ के तुरंत बाद परिवार के सभी सदस्यों को अपना ब्लड सैंपल देने के लिए कहा जाता है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि कहीं कोई बाहरी व्यक्ति तो जहर देकर पूरे परिवार को खत्म करने की चाल तो नहीं चल रहा है। परिवार के सभी सदस्य अपना ब्लड सैंपल दे देते हैं, लेकिन कविता शाह अपने खून का नमूना देने के लिए लगातार मना करती रहती है। वो कहती है कि मैं अपने पति के जाने से बेहद सदमे में हूं और सब कुछ थोड़ा ठीक होने के बाद मैं सैंपल दे दूंगी। इस तरह लगभग 8 दिन बीत जाते हैं, तब जाकर वो अपना ब्लड सैंपल देती है। इस बीच पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हुए परिवार के सदस्यों की कॉल डिटेल्स भी निकलवाना शुरू करते हैं।
जब कमलकांत शाह की पत्नी के कॉल डिटेल्स निकलवाए जाते हैं तो उसमें एक ऐसा नंबर दिखता है जो परिवार के किसी सदस्य का तो नहीं था, लेकिन उस पर कविता लगातार बातें कर रही थीं। यहां तक कि पति के मृत्यु से पहले भी उस पर काफी बातें हुई थीं। पुलिस जब उस जांच के बारे में जानकारी निकालती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी हितेश जैन नाम के व्यक्ति का है। हितेश जैन के बारे में और जानकारी जुटाने पर पता चलता है कि कभी हितेश जैन और कविता शाह क्लासमेट हुआ करते थे और इन दोनों की बहुत पुरानी जान पहचान है। चीजों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए पुलिस वाले चुपचाप हितेश जैन की तलाश में लग जाते हैं। कहीं से हितेश जैन को इस बात की भनक लग जाती है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, इसलिए वो पुलिस से कई दिनों तक भागता रहता है। फिर अचानक एक दिन घायल अवस्था में वो पुलिस के सामने आकर कहता है कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया था, उसके साथ बहुत मारपीट की गई है और फिर उसे एक हाईवे पर फेंक दिया गया है। वास्तव में हितेश जैन के शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस किडनैपिंग के एंगल से मामले की जांच करती है। बहुत जल्द ही खुलासा हो जाता है कि हितेश जैन पुलिस से बचने के लिए झूठ बेच रहा था। उसने खुद ही चोट पहुंचाई थी ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके। जल्द ही पुलिस हितेश जैन का मोबाइल जब्त करते हुए अपनी जांच आगे बढ़ाती है। जब हितेश जैन की मोबाइल की सर्च हिस्ट्री खंगाली जाती है तो हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। जानकारी के मुताबिक जांच में पाया जाता है कि पिछले कुछ हफ्तों से हितेश लगातार अपने मोबाइल पर आर्सेनिक और थैलियम के बारे में सर्च कर रहा था। उसने सर्च किया था कि थैलियम कैसे काम करता है, थैलियम कहाँ से खरीद सकते हैं, आर्सेनिक कहाँ से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, उसने बेस्ट स्लो पॉइजन और स्लो पॉइजन के काम करने के तरीके इत्यादि के बारे में भी सर्च किया हुआ था। उसने मोबाइल में हाउ टू कमिट अ परफेक्ट सर्च किया था। कुल मिलाकर 105 बार उसने आर्सेनिक और 156 बार थैलियम के बारे में गूगल सर्च किया था। हितेश जैन की सर्च हिस्ट्री में आर्सेनिक और थैलियम का जिक्र होना तथा कमलकांत शाह के शरीर में इन दोनों ही जहर का पाया जाना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। इसलिए पुलिस वाले हितेश जैन को हिरासत में लेते हुए उससे पूछताछ शुरू करते हैं। हितेश जैन द्वारा किए गए खुलासे के बाद जल्द ही पुलिस वाले पत्नी कविता शाह को भी हिरासत में ले लेते हैं और उससे भी पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है और फिर एक हैरान कर देने वाली सच्चाई से पर्दा उठता है। दोनों से ही किए गए पूछताछ के बाद पुलिस खुलासा करती है कि वास्तव में ये मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़ा था। खुलासे के मुताबिक भले ही कमलकांत शाह और कविता की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन शादी के शुरुआती साल में ही इन दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। इस कड़वाहट की सबसे बड़ी वजह यह थी कि एक दिन कमलकांत शाह पत्नी के मोबाइल पर हितेश जैन के मैसेज देख लेता है। इस बात को लेकर दोनों में काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि एक घर में रहते हुए भी दोनों पति पत्नी अलग अलग कमरे में रहने लगते हैं। हालांकि परिवार वालों को लड़ाई के बारे में जानकारी नहीं होती है। कमलकांत से दूरी की वजह से कविता को हितेश जैन के और करीब जाने का मौका मिल जाता है और इन दोनों की दोस्ती और ज़्यादा गहरी होने लगती है। इसी बीच ये दोनों प्लान करने लगते हैं कि किस तरह से कमलकांत शाह को रास्ते से हटाया जाए ताकि आगे चलकर कविता और हितेश दोनों शादी कर सकें। साथ ही कमलकांत की पूरी प्रॉपर्टी पर भी कब्जा हो जाए। कथित तौर पर इसी के बाद हितेश जैन कविता को आर्सेनिक और थैलियम जहर के बारे में जानकारी देता है। पुलिस के मुताबिक दोनों इस जहर का उपयोग पहले कमलकांत शाह की मां सरला देवी के ऊपर करते हैं। सरला देवी की मौत हो जाती है। इन दोनों पर किसी का कोई शक नहीं जाता है, इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यही फॉर्मूला कमलकांत को भी एलिमिनेट करने के लिए आजमाते हैं। इसी साजिश को अंजाम देने के लिए 2021 में लड़ाई के बाद घर जाने के बावजूद मई महीने में कविता वापस पति के साथ रहने आ जाती है। पति को जहर देने में कोई समस्या ना हो इसलिए कथित तौर पर वो अपने यहाँ काम करने वाले रसोइये को हटाकर खुद ही परिवार के लिए खाना तैयार करने लगती है, जो पहले वो शायद ही कभी किया करती थी। पुलिस के दावों के मुताबिक वो अपने ही हाथों से चुपके से कमलकांत के खाने और पानी में वो जहर मिला दिया करती थी और अनजाने में कमलकांत उसे पत्नी का प्यार समझकर बड़े ही प्यार से खाता पीता रहा, जो आगे चलकर उसकी मौत का कारण बना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ तक दावा किया जाता है कि जब कमलकांत शाह अस्पताल में भर्ती थे तब भी पत्नी मिलने के बहाने जाती थी और जूस में वही जहर मिला के उसे पिलाया करती थी ताकि वो ठीक ना हो सके। इस मामले में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हुए कई अहम गवाह और सबूत भी जमा करती है।
इस पूरे मामले में कमलकांत की बहन कविता लालवानी सबसे अहम गवाह साबित होती है। पुलिस उन डीलर्स का भी पता लगा लेती है जिनसे हितेश जैन ने फर्जी पहचान के दम पर खुद को दवा बनाने वाली कंपनी का कर्मचारी बताते हुए आर्सेनिक और थैलियम खरीदा था। ये दोनों जहर मुंबई और पंजाब से खरीदे गए थे। पुलिस हितेश जैन और कविता शाह के व्हाट्सएप चैट को भी सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करती है। कुल मिलाकर इस मामले में पुलिस 2000 से ज़्यादा पेज की चार्जशीट फाइल करते हुए हितेश जैन और कविता शाह को न केवल कमलकांत शाह की हत्या का दोषी बताती है, बल्कि इन दोनों पर ही सरला देवी की भी जान लेने का आरोप लगाया जाता है। सरला देवी को इसलिए खत्म किया जाता है, पहले तो जहर का सफल ट्रायल हो जाए, साथ ही आगे कमलकांत को भी रास्ते से हटाने में आसानी हो जाए। अब इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो चार्जशीट फाइल होने के बाद अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू तो हो जाती है, लेकिन अब तक सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। इसी देरी का फायदा उठाते हुए कविता शाह कई बार जमानत के लिए अदालत में अपील करती है। आखिर 2024 में उसे अदालत की ओर से जमानत दे दी जाती है। इस मामले का दूसरा आरोपी हितेश जैन भी कई बार जमानत के लिए अपील करता है, लेकिन उसकी मांगें ठुकरा दी जाती हैं। हाल ही में यानी दिसंबर 2025 में उसने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देने से मना कर दिया। हालांकि हितेश जैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जरूर सुनाया कि अगर अगले 6 महीने में निचली अदालत में ट्रायल पूरा नहीं होता है तो फिर हितेश जैन दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। कुल मिलाकर देखें तो इस मामले की एक आरोपी कविता शाह जेल के बाहर है, जबकि हितेश जैन अभी जेल के अंदर ही है। लेकिन अगर समय पर सुनवाई पूरी नहीं हो पाई तो फिर हितेश जैन भी अदालत से जमानत लेकर बाहर आ जाएगा। दूसरी तरफ कमलकांत शाह और उनकी मां सरला देवी की आत्मा इंसाफ की तलाश में कहीं भटकती रहेगी। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि परिवार के बाकी सदस्यों का जो ब्लड टेस्ट लिया गया था उसकी रिपोर्ट में क्या आया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परिवार के बाकी सदस्यों के शरीर में आर्सेनिक या थैलियम जहर नहीं पाया गया, लेकिन पत्नी के शरीर में सीमित मात्रा में ये जहर पाए गए थे। इस बार पुलिस की ओर से दलील दी गई कि जहां परिवार के बाकी सदस्यों ने तुरंत ही खून के नमूने दे दिए थे, वहीं कविता ने बहाने बनाते हुए लगभग 8 दिन की देरी से नमूने दिए। पुलिस के मुताबिक इस दौरान कविता ने खुद ही सीमित मात्रा में वो जहर लिया था ताकि रिपोर्ट्स में जहर की मात्रा आ जाए और वो पुलिस के सामने खुद को भी एक विक्टिम के तौर पर पेश कर सके। अगर पुलिस कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट और इंटरनेट सर्च हिस्ट्री इत्यादि नहीं खंगालती तो शायद कविता का ये आइडिया काम भी कर जाता, लेकिन पुलिस की मेहनत के आगे उनकी चालाकी काम नहीं आ सकी। दोस्तों, किसी को भी सज़ा देने और गुनहगार करार देने का अधिकार तो अदालत का है। फिर भी आपको मौका मिले तो इस पूरे मामले में आपके अनुसार सबसे बड़ा दोषी कौन है और उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।